वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कल था वीकेंड और वीकेंड पर ज़्यादातर बच्चों का बन जाता है कहीं ना कहीं घूमने का प्रोग्राम, क्योंकि सारे बच्चे जॉब करते हैं और पूरे हफ्ते काम करते करते दिमाग खपा के थक जाते हैं। तो कल प्रोग्राम बना नेहरू प्लेनेटेरियम जाने का। तो बस जल्दी जल्दी से सबने नाश्ता निपटाया और निकल पड़े घूमने के लिए। हमारे रास्ते में पड़ा इंडिया गेट और नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट, नेहरू पार्क, शांति पथ और त्रिमूर्ति मेमोरियल होते हुए हम पहुंच गए नेहरू तारामंडल। हमें जानकारी थी कि ये 10 बजे से 6 बजे तक ही खुला होता है, सो हम वहां पहुंच गए थे 4 बजे। हमने ऑनलाइन बुकिंग नहीं कराई थी। वहां पहुंचकर हमें पता चला कि सारे टिकट्स सोल्ड आउट हो चुके हैं। तो हम कुछ देर तो सोचते रहे, फिर हमें पता चला कि एक शो 6 बजे भी स्टार्ट होता है। तो हमने सोचा जब हम आए हैं तो अब शो देखकर ही जाते हैं। तो हमने 6 बजे की टिकट बुक करा ली। अब शो स्टार्ट होने में तो अभी 2 घंटे थे, तो सोचा कि चलो थोड़ी देर इसके आसपास घूम लिया जाए। आप लोगों के लिए थोड़ी सी जानकारी रिकॉर्ड की और पता चला कि पीछे एक कैंटीन है, तो तब तक कुछ खा पी लिया जाए। और हम चल पड़े ऑडिटोरियम के पीछे की तरफ, जहाँ पर कैंटीन बनी हुई थी। जब हम आगे चले, हमने देखा वहाँ पर काफ़ी लोग घूमने आए हुए थे अपने बच्चों के साथ में। आगे चल के हमने देखा, हमें पता चला यहाँ पर एक ऐतिहासिक इमारत बनी हुई है, कुशक महल, जिसे शिकारगाह भी कहा जाता था। इस इमारत को फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। इमारत के चारों ओर खूबसूरत जंगल ही जंगल था। शायद तुगलक ने इसे अपने शिकार के लिए ही बनवाया होगा। इमारत के बाहर एक पत्थर लगा हुआ था जिस पर इमारत बनने की पूरी जानकारी लिखी हुई थी। तो सबसे पहले हमने उस पत्थर पर लिखी हुई पूरी जानकारी को पूरे ध्यान से पढ़ा और समझा। इन ऐतिहासिक इमारतों को देखकर एक बात तो माननी पड़ेगी, मुग़ल शासकों ने चाहे कुछ वर्ष तक ही भारत में राज किया, पर भारत को बहुत सी बेहतरीन इमारतों की विरासत तो देकर गए हैं। इतने मजबूत पत्थरों से बनी हुई इमारतें हैं कि इतने घने जंगल में भी कितने मजबूत पत्थरों और स्तंभों का यूज़ किया गया है इन इमारतों को बनाने में। और मतलब क्या ही सोचकर बनाया गया है कि मतलब सिर्फ ये शिकार के लिए, शिकार के वक्त कुछ समय ठहरने के लिए ये इमारत बनाई गई होगी, फिर भी कितनी मजबूती से बनाई गई है कि आज तक इसका कुछ नहीं बिगड़ पाया। ऐसे के ऐसे ही मजबूती के साथ खड़ी हुई है। इमारत के चारों ओर जंगल ही जंगल था, बेहद खूबसूरत जंगल, और जिसमें बहुत सारे पशु पक्षी घूम रहे थे। बहुत सारे पक्षी घूम रहे थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ घूमकर, जबकि इस इमारत का तो हमें किसी को पता भी नहीं था। इत्तेफाक से ही बस हम पहुँच गए वहाँ पर। हमें किसी को भी जानकारी नहीं थी इस इमारत के बारे में। इसे देखकर और यहाँ घूमकर हमें सबको ही बहुत ही अच्छा लगा। इमारत के चारों ओर घूमने के बाद हम वापस उन सीढ़ियों के पास आ गए जहाँ पर वो पत्थर लगा हुआ था जिस पर इस इमारत के बारे में पूरी जानकारी लिखी हुई थी। मुझे तो वहाँ हद से ज़्यादा खुशी हो रही थी, बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही थी। चारों तरफ पक्षी बोल रहे थे, पक्षियों की आवाज़ सुनकर, चहचहाट सुनकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। एकदम गुनगुनाने को मन कर रहा था और मैंने वहाँ पे वाकई में उस माहौल को देखकर गुनगुनाना शुरू कर दिया। कहीं तो ये दिल कहीं मिल नहीं पाते, कहीं से निकल आए जन्मों के नाते, बड़ी सी उलझन बैरी अपनापन, अपना ही होके सहे दर्द पर आए, दर्द पर आए कहीं दूर जब दिन ढल जाए। बेहद खूबसूरत एहसास था। कोयल की कूकू, मोर की आवाज़, बस ऐसे लग रहा था कि जैसे पता नहीं कहाँ आ गए।
कोयल बोली दुनिया डोली, समझो दिल की बोली हो। कोयल बोली। तभी हमने देखा नीचे एक मोरनी अपने बच्चे के साथ घूम रही है और पता चला एक मोर पेड़ पर बैठा हुआ है। चारों तरफ कोयल बोल रही थी, मोरनी अपने चिल्ला रही थी, आवाज़ कर रही थी। एक अलग ही फीलिंग थी। इमारत के पीछे की तरफ एक मोरनी अपने बच्चे के साथ घूम रही थी। हम सबको उसको देखकर इतना अच्छा लगा, यही बोली थी। काफ़ी देर तक हम उसे देखते रहे। देख देख, तो बच्चा भी है उसका। मोर मोरनी को इतने पास से देखकर तो हम सारे ही बहुत ही खुश हो गए। हमने इतनी पास से मोर को पहली बार देखा था। हम इंतज़ार करते रहे कि शायद वो अपने पंख फैलाए और नाचना शुरू कर दे, और हम इसी इंतज़ार में उसको काफ़ी देर तक देखते रहे। टाइम हो चला था तो हमने बस कुछ फ़ोटोज़ ली और इमारत से नीचे उतर आए। एक लास्ट क्लिक ली और बच्चों को थैंक यू बोला। बच्चों ने आज मुझे एक और हिस्टोरिकल प्लेस दिखाया। थोड़ा आगे चले तो देखा महल के पीछे की तरफ ही एक कैंटीन बनी हुई है। तो थोड़ी भूख भी लग रही थी तो सोचा शो से पहले थोड़ा खा पी लिया जाए, तो हम चल पड़े कैंटीन की तरफ। जैसे ही हम पीछे गए तो हमने देखा वहाँ पर प्रधानमंत्री संग्रहालय बना हुआ था, और प्रधानमंत्री संग्रहालय के आगे बहुत ही सुंदर गार्डन बना हुआ था। जनाब का तो तुम इतनी सुंदर जगह ले आते हो अचानक से। 20 साल हो गए दिल्ली में रहते हुए और मैं ये जगह अब देख रही हूँ। देखो क्या आवाज़ है कोयल की। चलो चलिए कैंटीन में चलते हैं। ये गोरैया हाँ क्यों नहीं पता। कैंटीन भी काफ़ी अच्छा बना हुआ था, बाहर से भी और अंदर से भी। पहले हम कुछ देर बाहर बैठे, फिर हम अंदर जाकर बैठ गए, थोड़ा सा कोल्ड कॉफ़ी वगैरह पी और बस निकल गए शो देखने के लिए। शो के लिए हम ऑडिटोरियम पहुँचे। चेक इन कराने के बाद अंदर गए
तो ऑडिटोरियम में अंदर जाने से पहले एक आर्यभट्ट गैलरी थी जिसमें स्पेस साइंस की काफ़ी चीज़ों को दर्शाया गया था, जैसे प्लैनेट्स मूवमेंट्स, सोलर सिस्टम, एस्ट्रोलॉजी, स्टार्स, मून, स्पेस क्राफ्ट्स मूवमेंट, ग्रेविटी, अर्थ मूवमेंट। ये क्या दिखाया गया? हाँ, ये क्या दिखाया गया? ये चांद। ये चांद को दर्शाया गया। ये क्या दिखाया गया? हाँ, ये क्या दिखाया गया? ये चांद। ये चांद को दर्शाया गया। और फिर हमने एंट्री की उस ऑडिटोरियम में जहाँ पर वो सोलर सिस्टम शो होना था, और क्या ही देखा हमने। एक अलग ही एक्सपीरियंस था। जटिल जीवों का निर्माण होता रहा, पहले समुद्र में और बाद में जमीन पर। कुछ 2000 लाख वर्षों पहले डायनासोर्स जैसे महाकाय जानवरों ने पृथ्वी पर राज किया। फिर 700 लाख वर्ष पहले एक बड़ी ग्रहिका के विस्फोट से पैदा हुए मौसमी बदलाव के कारण उनका विनाश हुआ और सस्तन प्राणियों की उत्क्रांति। पथिकों और भटकइये लोगों से हम आदिवासी बन गए। जैसे जैसे जीना आसान हुआ, वैसे लोगों को आसमान की ओर देखने का ज्यादा समय मिलने लगा। रात के आसमान में दिखने वाले तारों के फैलाव को देखकर इनमें से 12 राशि चक्रीय नक्षत्र हैं। एक साथ देखें तो उनका आकार आसमान में एक पट्टे की तरह दिखता है। सूरज, चांद और ग्रह इस राशि चक्र के पट्टे से गुजरते हैं, यानी कि एल्डनबरन इस बैल की आंखों की जगह होता है। आद्रा की दूसरी ओर हमें व्याध यानी कि महाश्वान या कैनिस मेजर दिखता है, सीरियस यानी डॉग स्टार के साथ। सीरियस आसमान का सबसे चमकदार तारा है और वहां ऊपर है पपी डॉग, कैनिस माइनर
हीनश्वान तारामंडल जो अपने चमकने वाले तारे प्रोसियन के साथ है। प्राचीन काल में मानव जंगली जानवरों के साथ रहते और उन्हीं को आसमान में देखते थे, जैसे कि भालू। हमने इस जहाज को 3 नक्षत्रों में बांट दिया है। इस प्राचीन जहाज के पाल को कहते हैं वेला। इसका पिछला हिस्सा दक्षिण में एक और नक्षत्र है जिसका उपयोग भी नौका परिवहन में होता है। वो ये है जो 4 तारों से बनता है और आकार में एक क्रूस जैसा है। ये है दक्षिणी क्रूस। या यहां ग्वाला नक्षत्र में बूटीज द हर्ड्समैन में हमें दिखता है स्वाति तारा यानी आर्कटरस, जो 4था चमकीला तारा है। आसमान का 5वां चमकीला तारा पूरब की ओर से उदय होते हुए दिखता है। ये है अभिजीत यानी वेगा, जिसका खगोल विद्या विशारदों ने सूरज से भी ज्यादा अभ्यास किया है। अन्य 2 चमकीले तारे डेनेब ऑफ सिग्नस और एल्टेयर ऑफ एक्विला के साथ वेगा एक लोकप्रिय त्रिकोण का आकार धारण करता है जिसे समर ट्रायंगल कहते हैं, जिसका हर मई में उदय होता है, जो ग्रीष्म ऋतु के आगमन की सूचना देता है। किसी भी समय आसमान की ओर नजर करते हुए हम अपनी आंखों से देखते हैं लगभग 3000 तारे, जिनमें से कुछ ज्यादा चमकीले के लिए हम प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर इस शब्द का प्रयोग करते हैं। मतलब एक वर्ष में प्रकाश जितना अंतर काटता है वो हमारा सौर मंडल आकाशगंगा के केंद्र से 3000 प्रकाश वर्ष दूर है। नग्न आंखों से हमें सबसे दूर दिखती है एंड्रोमीडा आकाशगंगा, जो हमसे 20 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। और ये एंड्रोमीडा हमारी सबसे नजदीकी आकाशगंगा है। उसके परे 100 अरब से भी ज्यादा आकाशगंगाएं हैं जो अरबों प्रकाश वर्ष दूर तक फैली हुई हैं। पर अभी तक तो हमें विश्व में अन्य कोई जगह ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है। वैज्ञानिक और लेखक जूलियन हक्सली ने कहा है, इस महान विश्व में और भी जीवित प्राणी होंगे जो विवेकशाली, समझदार और महत्वाकांक्षी होंगे, पर हमें उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हम बस इतना ही जानते हैं कि मन और व्यक्तित्व अद्वितीय है और वो इस विश्व को प्राप्त हुई सबसे उच्चतम चीजें हैं। हक्सली ने कहा, मानव इसी वास्तविकता की प्रक्रिया है जिसमें और जिसके माध्यम से वैश्विक प्रक्रिया जागृत हो गई है और स्वयं को सम्मिलित करने लगी है। यानी कि विश्व हमारे बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता। जो भी हमारे सामने प्रतीत हो रहा है, हम उसमें स्वेच्छा से शामिल हुए। शो खत्म होने के बाद कुछ देर तक तो हम सब स्तब्ध ही बैठे रहे। ऐसा लग रहा था जैसे आकाश गंगा की सैर ही कर आए हों। बहुत ही हैरानी हो रही थी सब कुछ देखकर। बेहद अभूतपूर्व जानकारी मिली हमें। शो देखकर बाहर निकले तो रात हो चली थी और सबको बहुत तेज़ भूख भी लग रही थी। पता चला पास में ही यहाँ एक मैसूर कैफ़े है। बस हम चल दिए कुछ खाने के लिए। मैसूर कैफ़े के डोसे की बहुत तारीफ़ सुनी थी, तो हमने डोसा ऑर्डर किया और सबने एक एक डोसा खाया। तभी हमने देखा कि वहाँ पर मशहूर हेयर ड्रेसर हबीब जी आए हुए थे। हमारे बराबर की सीट पर ही बैठे हुए थे। हम सब देखकर हैरान रह गए उनको। बस फिर क्या था, अब उनके साथ एक एक फ़ोटो लेना तो बनता ही था। कैफ़े से बाहर आकर हबीब जी के साथ हमने एक एक फ़ोटो खिंचाई। बहुत अच्छे इंसान लगे। उन्होंने बहुत ही रेस्पेक्टफुली हमारे साथ स्नैप ली और फिर एयरफोर्स ऑफिस और इंडिया गेट से होते हुए हम घर वापस आ गए। वीकेंड का ये दिन हम सब के लिए बहुत ही ख़ास रहा। आप सब भी वीकेंड्स पर टाइम निकालकर ऐसी हिस्टोरिकल प्लेस और ऐसी खूबसूरत जगहों पर ज़रूर घूमने जाएं। ऐसे ही यादगार वीकेंड्स के लिए देखते रहिए मेरी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए
तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपको ये जगह कैसी लगी और मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ 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 कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।